तो 20 सेक्शन जो है ना हमने डिटेल से डिस्कस किए थे। इस्लाम इसके वाले से क्या कहता है ये भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना सेक्शन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें यह है कि इम्प्रूवमेंट मेड बाय वेंडी। सबसे पहले जो सेक्शन है 21 वाला सेक्शन ये कहता है कि अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, ठीक है, तो ए इज़ अ वेंडर और बी इज़ अ वेंडी। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। वेंडी अगर उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बना देता है या कोई ऐसी चीज़ बना देता है, ठीक है, और फिर जो है ना डी जो है ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करता है, सूट फाइल करता है, ठीक है, उसके बाद सही है, जब ये बिल्डिंग वगैरह अगर कोई भी चीज़ बन गई है लैंड के ऊपर, और डी जो है ना वो उसके बाद राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करता है, तो फिर जो है ना वो डी को वो भी पैसे मिलेंगे जो कि इसने उस लैंड के ऊपर लगाए हैं, अगर डी इन फ्यूचर केस जीत जाता है। ठीक है, ये जो है ना वो ये सेक्शन जो है ना बेसिकली ये कहता है। ठीक है, ठीक है, यही बेसिकली कहता है कि अगर तलबे इशत यानी कि उसको जो ना वो तलबे इशत नोटिस सेंड करने से पहले अगर बी ने कोई उसके लैंड के ऊपर कोई चीज़ बना दी है, तो फिर डी जो है ना वो उसको इस जो बनाया गया है इसके ऊपर, ठीक है, जो उसने उसको ज़मीन के ऊपर खर्चा किया है उसका भी जो ना वो पैसे जो कंपनसेट जो है ना वो किया जाएगा इसको। ठीक है, उसके बाद जो ना 22 वाला सेक्शन ये कहता है कि अगर ये वही सर्कमस्टांसेस डील करता है कि अगर बी ने जो ना ए ने जो ना वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, ठीक है, और बी जो है ना इसके ऊपर कोई जो ना वो बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, और डी ने जो ना वो नोटिस सेंड किए हैं इसको, ठीक है, और सूट फाइल कर दिया है। ठीक है, अगर तो सूट फाइल होने के बाद भी जो है ना वो बी उसको जो है ना वो मेंटेन रखता है, यानी कि वो बिल्डिंग बनाता रहता है, तो फिर जो है ना वो बी जो है ना वो अगर इन फ्यूचर डी केस जीत जाता है, ठीक है, तो फिर डी जो है ना इसको कोई कंपनसेट नहीं करेगा। ठीक है, पहला केस ये है कि अगर तो उसको उसने बिल्डिंग बना ली है, ठीक है, लेकिन बाद में जो है ना उसके ऊपर सूट फाइल हुआ है, तो फिर तो डी उसको जो है ना वो पे करेगा। ठीक है, जो उसने उसके ऊपर जो है ना वो बिल्डिंग वगैरह या जो भी उसने किया है। दूसरा केस ये है कि अगर तो उसने जो है ना वो बिल्डिंग बना रहा था, ठीक है, और डी ने साथ ही जो है ना वो जो है ना वो सूट फाइल कर दिया, और डी ने जो है ना वो उसको रोका नहीं है, ठीक है, उस प्रोसेस को रोका नहीं है, ठीक है, और इन फ्यूचर जो है ना वो डी जो है ना वो केस जीत जाता है, तो जो उसने उसके ऊपर बनाया था उसके जो है ना वो उसको कोई कंपनसेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो ना सेक्शन 22 कहता है। उसके बाद नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे जो ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले जो ना वो वक्फ करना प्रॉपर्टी, यानी आपने जो ना अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है, ठीक है, किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए या चैरिटी के लिए। ठीक है, समटाइम ये होता है कि आप जो ना अपनी प्रॉपर्टी जो ना वो चैरिटी कर देते हैं या रिलीजियस पर्पज़ के लिए या पब्लिक पर्पज़ के लिए जो ना आपने अपनी प्रॉपर्टी को जो ना वक्फ कर दिया है, तो फिर उस पर जो ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर आप जो ना वो प्रॉपर्टी फेडरल या प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर है या लोकल अथॉरिटी के अंडर है, तो तब भी जो ना उसके ऊपर आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं क्लेम। ये मेरी एक बात याद रखिएगा, जो भी प्रॉपर्टी जो है ना वो फेडरल या गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट की है या लोकल अथॉरिटी है, उस पर जो है ना वो आप कोई भी चीज़ कोई भी जो है ना वो राइट एक्सरसाइज जो है ना वो नहीं कर सकते, वो पब्लिक प्रॉपर्टी ही कंसीडर होगी। ठीक है, वो सारी पब्लिक का ही उसके ऊपर राइट होगा। ठीक है, एज अ इंडिविजुअल उस पर राइट नहीं कोई भी जो ना क्लेम कर सकता है। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी पर्सन ऑफ द लॉ शैल नॉट बी प्रीएम्प्टेबल। ठीक है, वो ही इसमें जो ना चीज़ लिखी है। ठीक है, कि वो जो ना वो राइट जो है ना वो फिर राइट ऑफ प्रीएम्पशन ऑफिस पे क्लेम नहीं कर सकते। अगर प्लेंटिफ टू डिपॉजिट सेल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, अब इसमें लिखा है कि जब प्लेंटिफ ने यानी कि ए और बी ने अपने उसमें ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल की और डी ने जो है ना उसके ऊपर केस कर दिया। ठीक है, अब डी जो है ना वो जो प्रॉपर्टी टोटल प्रॉपर्टी जो उसने सेल की है, ठीक है, उसका 1/3 जो है ना वो सूट के बाद जो है ना वो कोर्ट में सबमिट करवाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने जो है ना वो 60 लाख की प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफ़र किया को, तो 60 लाख का जो 1/3 बनता है, ठीक है, 70 लाख या 80 लाख वट एवर यू सो जो भी बनता है, ठीक है, वो जो है ना वो कोर्ट में जो है ना वो पे करेगा। ठीक है, ये लिखा है इन एवरी सूट ऑफ प्रीएम्पशन द कोर्ट शेयर रिक्वायर्ड टू परमिट टू 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की जितने भी प्रॉपर्टी सेल हुई है उसका 1/3 जो है ना वो डी जो है ना वो कोर्ट में जो है ना वो सबमिट करवाएगा, कोर्ट में फिक्स। ठीक है, उसको कोर्ट ही फिक्स करेगी। ठीक है, अगर वो 30 दिन के अंदर, ये अब इसमें भी उन्होंने लिमिट लिखी है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो 1/3 सबमिट करवाएगा। ठीक है, आज सूट फाइल की है, 30 दिन का उसके पास टाइम है, 30 दिन के अंदर अंदर उसने जो है ना वो 1/3 जो है ना वो पैसे जमा करवाने हैं। ठीक है, अगर उसने नहीं जमा करवाए, ठीक है, तो फिर जो है ना वो जो सूट है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना इसमें लिखा है। ठीक है, नो सेल प्राइस इन मेंशन, और उसमें उसके बाद जो है ना ये प्रोविजो दूसरी में ये लिखा है
कि अगर उसमें कोई सेल प्राइस मेंशन ही नहीं है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल की, ठीक है, और कितनी पैसों की सेल की ये लिखा ही नहीं है म्यूटेशन में और रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, उसने इंतकाल करवाया और उसमें नहीं लिखा कि कितने की प्रॉपर्टी सेल की है, रजिस्ट्रेशन में भी नहीं लिखा कितनी प्रॉपर्टी, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है, फिर वो कोर्ट फिक्स करेगी कि कितनी जो है ना वो प्रॉपर्टी कितना जो है ना वो पैसे जो है ना वो जो है ना प्लेंटिफ ने जो है ना वो सबमिट करवाने हैं, यानी कि डी ने जो है ना कितने पैसे जो है ना वो सबमिट करवाने हैं कोर्ट में, ठीक है, तो वो फिर डी जो है ना वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो पैसे जो है ना वो सबमिट करवाएगा, अगर नहीं करवाता तो उसको जो है ना वो फिर प्रॉपर्टी नहीं जो है ना वो उसको जो है ना केस फिर नहीं चलेगा, केस जो है ना वो डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हेन द प्लेंटिफ फाइल टू मेक द डिपॉजिट अंडर सेक्शन विद इन द फिक्स पीरियड फिक्स बाय द कोर्ट विड्रॉ द सम टू डिपॉजिट, उसके बाद ये देखिए यही लिखा है कि उसका जो ना ही सूट शैल बी डिसमिस, उसका जो ना सूट जो है ना डिसमिस कर देगा अगर वो नहीं करवाता तो, ठीक है। एवरी सम डिपॉजिट अंडर सेक्शन 1 शैल बी अवेलेबल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और उसको जो है ना वो जब इन फ्यूचर अगर वो केस जीत जाता है तो वो फिर उसके पैसे जो है ना वो इंक्लूड होंगे जो 1/3 उसने सबमिट करवाया था, ठीक है। उसके बाद फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पेबल बाय द प्रेम्प्टर, और यही जो ना चीज़ें इसमें जो ना लिखी है, ठीक है, फिक्स जो है ना वो कोर्ट ही करेगी अगर उसमें। अब यहाँ पे भी जो ना 2 सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक ही है कि आपने जब इंतकाल किया है या रजिस्ट्री करवाई है तो आपने उसमें पैसे ऐड नहीं किए, ठीक है, तो अगर ऐड नहीं किए तो फिर कोर्ट जो है ना डिटरमाइन करेगा, ठीक है। डिपॉजिट और रिफंड ऑफ एक्सेस प्राइस, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है ना वो केस जीत गए हैं, ठीक है, और आपने जो ना 30 दिन के अंदर अंदर जो पैसे सबमिट करवाए थे, ठीक है, अगर वो ज़्यादा होंगे तो वो फिर आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो तो उस पर डिपेंड करता है, केस पे ही डिपेंड करेगा कि बेसिकली जो है ना वो आपने किस तरह का केस फाइल किया और क्या जो है ना वो आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। सम डिपॉजिट बाय प्रेम्प्टर नॉट बी अटैच, इसमें ये लिखा है कि अगर जो है ना वो किसी और केस में, या वो सिविल केस है या क्रिमिनल केस है या रेवेन्यू केस है या रेवेन्यू ऑफिस का कोई केस है, ठीक है, या लोकल अथॉरिटी का कोई केस है, तो उसके अंदर जो है ना वो पैसे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे जो कि उसने 1/3 जो है ना वो सबमिट करवाया है, उसका जो प्रॉपर्टी का जो उसने 1/3 सबमिट करवाया वो उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी उसकी प्रॉपर्टी है वो उसमें जो ना इंक्लूड की जा सकती है, लेकिन जो उसने 1/3 सबमिट करवाया ना वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है, अगर तो इंतकाल में या रजिस्ट्री में प्राइस डिटरमाइंड है, ठीक है, तो फिर वही जो ना वो प्राइस डिटरमाइन की जाएगी अगर वो इन गुड फेथ में जो ना वो प्राइस डिटरमाइन की गई है, ठीक है। अगर वो गुड फेथ में जो ना वो प्राइस डिटरमाइन की गई है तो फिर वही प्राइस जो ना वो कंसीडर की जाएगी, लेकिन प्राइस इस वजह इस जो ना मार्केट वैल्यू पे जो ना डिपेंड करती है, ये नेक्स्ट सेक्शन उसी के हवाले से है, ठीक है। मार्केट वैल्यू हो टू डिटरमाइन प्राइस, ठीक है, वो जो प्राइस है वो डिटरमाइन करती है मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। अगर तो आपने जो है ना वो समटाइम ये होता है कि कुछ लोगों ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइस लिखवाई होती है, ठीक है, अगर उन्होंने 10 लाख की प्रॉपर्टी सेल की है तो उन्होंने जो है ना वो 20-25 लाख लिखवाया होता है, तो वो फिर जो है ना वो मार्केट वैल्यू पे ही जो है ना डिपेंड करेगा, ठीक है। प्लेंटिव ये कह सकते हैं कि जो है ना इन्होंने जो है ना इन गुड फेथ में, यानी कि इन्होंने जो है ना यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है, ये जो इंतकाल है या जिस डीड है इसमें जो ना मिस रिप्रेजेंटेशन की है, तो जो मार्केट वैल्यू है उसी के मुताबिक दिया है। फिर मार्केट वैल्यू कैसे देखी जाएगी, मार्केट वैल्यू ये देखी जाएगी, पहले तो ये चीज़ देखी जाएगी कि वेंडर ने वेंडी को कितने की प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है, पहला तो ये देखा जाएगा। दूसरा ये कि उस पर एनुअल नेट प्रॉफिट क्या है उस प्रॉपर्टी पे, दूसरी ये चीज़ देखी। तीसरी ये चीज़ देखी जाएगी कि जो नेबर्स की प्रॉपर्टी है वो कितने की सेल हो रही है, ठीक है, उनका क्या जो है ना वो उनकी जो क्या प्राइस है, ठीक है, वो चीज़ देखी जाएगी, ठीक है। और जो ना प्रीवियस सेल जो हुई है उस नियरेस्ट पास में, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये जो ना वो तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो ना सेल हुई है और इस पर जो ना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम किया गया, तो ये देखा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कितने की सेल हुई थी, ठीक है, और ये जो ना प्रॉपर्टी फिर कितने की सेल हुई है, ठीक है, और अगर इसमें रिप्रेजेंटेशन की गई है तो फिर वो सारा चीज़ें जो ना वो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, कोर्ट ही जो ना उसमें फिर सारा कुछ जो ना वो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस और वैल्यू मार्केटिंग डिटरमाइन के हवाले से लिखा गया है, ठीक है, कि प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाएगी, मार्केट वैल्यू पे बेस करेगी, ठीक है, नेट प्रॉफिट पे बेस करेगी, नेबर्स की क्या, जो उनके नेबर्स में अगर कोई ज़मीन है, ठीक है, लैंड है, तो उसकी क्या प्राइस है, ठीक है, और जो प्रीवियस अगर उसी एरिया में कोई पहले लैंड जो है ना वो सेल हुई है तो वो कितने की सेल हुई है, ये सारी चीज़ें उसमें जो ना वो देखी जाएंगी। उसके बाद गवर्नमेंट में एक्सक्लूड एरिया फॉर प्रीएम्पशन, इसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट चाहे
ठीक है। तो कोई भी जो है ना ऑफिशियल गैजेट के थ्रू जो है ना वो किसी भी एरिया को जो है ना वो प्रेम्पशन से जो ना हटा सकती है। इसमें आपने देखा होगा कि पहले जो ना वो इसके बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस थे राइट ऑफ प्रेम्पशन के, ठीक है। लेकिन जैसे इन फ्यूचर जो मॉडर्न टाइम में देखे तो इसमें जो है ना वो क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है ना वो अर्बन एरियाज़ को जो है ना वो ज़्यादा वसी करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है ना गैजेट में बता देती है कि ये जो एरिया ना इसमें आप राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये अर्बन एरिया में अब ये प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट जो है ना वो कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लिमिटेशन भी हैं, ठीक है। लिमिटेशन में ये है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि कब जो है ना आप सूट फाइल कर सकते हो, कब जो है ना वो आप तलब मुआसबत और तलब इशत कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, सही है। अब इसमें लिखा है कि लिमिटेशन ये है कि आप जो है ना आपके पास 4 मंथ का टाइम है, आप जो है ना वो केस फाइल कर सकते हो। अगर आप 4 मंथ के अंदर केस फाइल नहीं करते, ठीक है, तो आप यही समझा जाएगा कि इस पर्सन ने जो है ना वो लंबी खामोशी अख्तियार की है, यानी कि इसको जो है ना राइट नहीं चाहिए। अब वो 4 मंथ कब शुरू होंगे? पहला ये है कि आपने रजिस्ट्री ऑफ सेल डीड, ठीक है, यानी कि अगर जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई है उस प्रॉपर्टी की, फॉर एग्जांपल ए ने जो है ना वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है बी को, ठीक है, और डी जो है ना उस पर राइट ऑफ प्रेम्पशन जो है ना वो क्लेम करना चाह रहा है, ठीक है। तो जिस दिन ये प्रॉपर्टी इसके नाम हो गई है, ठीक है, उसी दिन वो जो है ना मंथ शुरू हो जाएगा, यानी उसी दिन फर्स्ट डे जो है ना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डे से फिर वो 4 मंथ तक जो है ना वो टाइम पीरियड होगा, ठीक है। ऐसे जो है ना वो अगर इंतकाल किया है तो इंतकाल की जो फर्स्ट डेट है उधर से जो है ना वो पहला दिन शुरू हो जाएगा और 4 मंथ तक जो है ना उसके पास टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे फिजिकल पोजेशन, सही है। अगर आपने किसी को ए ने जो है ना वो फिजिकल पोजेशन दी, अब यहाँ पे जो है ना वो हिब्बा बिल इव्स और हिब्बा बिल शर्त इव्स आ जाता है, ठीक है। कि अगर अब ए ने प्रॉपर्टी बी को दी है हिब्बा बिल इव्स के जरूर का, यानी थोड़ी सी पैसे लिए हैं, ठीक है, और हिब्बा कर दिया है, ठीक है, तो तब भी जो है ना वो फिर पहला दिन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो जिस भी पर्सन यानी कि प्रेम्प्टर है, जिस भी पर्सन ने राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम करना है तो वो जो है ना फिर कर सकता है, ठीक है। ऐसे जो ना हिब्बा बिल शर्त इवज में भी होता है, ये फिजिकल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये बेसिकली उसी सेंस में आती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एज अक्नॉलेज ऑफ प्रेम्प्टर, अब जब ये वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ना तो उसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। फिर इसका मतलब है कि जब भी प्रेम्प्टर के नॉलेज में आता है, सही है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और डी को नहीं था पता, ठीक है, डी आउट ऑफ कंट्री था, या डी जो है ना ओरिजिनल सिचुएशन में नहीं था, ठीक है, या जो है ना वो डी जो है ना वो कुछ जो है ना वो उसने सोशलाइज किया था खुद को, उसको नहीं था पता। अगर डी को पता चलता है 1 साल के बाद, सही है, तो तब भी जो है ना वो डी राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये एज नॉलेज ऑफ द प्रेम्प्टर, ये जो इन्होंने बात की है उसके बाद ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है ना वो फॉलो किया जाता है, ठीक है, एज द नॉलेज ऑफ प्रेम्प्टर कि जब भी प्रेम्प्टर के नॉलेज में आएगा, जब भी डी के नॉलेज में आता है, चाहे 1 साल के बाद आ जाए, चाहे 20 साल के बाद आ जाता है, 10 साल के बाद आता है, तो राइट ऑफ प्रेम्पशन जो है ना वो डी क्लेम कर सकता है। उसके बाद नोटिस के हवाले से लिखा है कि नोटिस ये है कि अगर कोई रजिस्ट्री करवाई है या जो है ना वो इंतकाल करवाया है, ठीक है, तो 2 वीक के अंदर अंदर जो है ना वो पब्लिक नोटिस जो है ना वो लगाया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अटेस्टेशन करवा के ना जो है उसको लगाया जाएगा, और उसको जो है ना वो कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, मस्जिद के बाहर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। जो मेन एंट्रेंस है, अगर कोई विलेज है तो उसकी जो है ना मेन एंट्रेंस पे भी लगाया जा सकता है, यानी कि जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जिनको जो है ना वो कंसीडर किया जाता है किसी भी गांव में, ठीक है, तो वहाँ पे उसको लगाया जा सकता है। उसका जो खर्चा वगैरह कौन उठाएगा? उसका खर्चा वगैरह वो जो है ना वेंडी उठाएगा, ठीक है, वेंडी बाय द ऑफिसर रजिस्टर ऑफ द सेलिंग अटेस्टेशन और म्यूटेशन, वो सारे जो है ना वो अखराजात जो है ना वो वेंडी ही उठाएगा, ठीक है। उसके बाद मैटर एंसिलरी और अकिन इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसमें इन शॉर्ट ये लिखा है कि अगर कोई भी जो ना चीज़ इस एक्ट में नहीं लिखी तो उसको फिर जो है ना वो शरिया के थ्रू जो है ना वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जो फिर शरीयत कहती है उसके मुताबिक जो है ना उस चीज़ को जो है ना वो फॉलो किया जाएगा। इन सिंपली जो है ना इस सेक्शन में ये लिखा है कि अगर कोई भी ऐसी प्रोविजंस या कोई भी ऐसा जो है ना वो चीज़ इसमें नहीं लिखी जो कि मिसिंग हो चुकी है, तो उसको फिर जो है ना शरीयत के थ्रू जो है ना वो फॉलो किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द सिविल प्रोसीजिंग कोर्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोर्ट एंड कानूनी शहादत, इन सिंपल इसमें ये लिखा है कि इसको जो है ना इसका प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट किया जाएगा। देखिए जब आपने कोई भी सूट फाइल करते हो तो सूट फाइल करने के बाद उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। गवाह खान कैसे बुलाने हैं, गवाह खान कैसे होने चाहिए, ठीक है, और कॉम्पिटेंस कितने कॉम्पिटेंट होने चाहिए, तो ये एक चीज़ें जो ना फॉलो होती हैं। तो इसमें लिखा है कि मुटेटस मुटेंडस का मतलब है कि एज इट इज़, यानी कि जो सिविल प्रोसीजर है, जो सिविल प्रोसीजर लिखा गया है और जो कानूनी शहादत है, ये बिल्कुल एज इट इज़ ही इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, अप्लाई होगा फॉर प्रोसीजर अंडर दिस सेक्शन। अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के थ्रू जो है ना केस फाइल करता है तो ये जो है ना सिविल
जो है ना कोर्ट में ही चलेगा, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग ही होंगी, और जो गवाह खान बुलाए जाएंगे या जो शहादतें वगैरह दी जाएंगी वो कानूनी शहादत के थ्रू ही जो है ना दी जाएंगी, ठीक है। इन सिंपली इस एक्ट में ये लिखा है। उसके बाद ये एक्ट जो है ना रिपील हो गया, रिपील ऑफ एक्ट 1 ऑफ 1930, ठीक है। उसके बाद सेविंग क्लास में ये है कि इससे पहले जो भी कोई एक्ट था या जो भी कोई भी जो है ना वो कोई भी जो ना किसी भी वाले से जो ना इसके वाले से जो ना बात की गई थी राइट ऑफ प्रेम्पशन के, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो इस चीज़ में लिखा है, जो ये इस एक्ट में लिखा है, अब वो ही जो ना इंप्लीमेंट होगा। इन सिंपली जो ना इसमें ये बेसिक सेविंग क्लास यही है। रूल्स यही है कि जो ना ऑफिशियल गैदर के थ्रू जो ना गवर्नमेंट किसी भी किस्म का जो ना रूल बना सकती है राइट ऑफ प्रेम्पशन के वाले से ही। गवर्नमेंट ये भी रूल बना सकती है कि ये एक्ट खत्म हो गया, ठीक है। ये भी रूल बना सकती है कि अब जो ना वो कमर्शियल एरिया पे भी जो है ना वो राइट ऑफ प्रेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि कमर्शियल एरिया पे जो ना वो आप राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। अर्बन एरिया पे आप राइट ऑफ प्रेम्पशन यानी कि शहरों में आप राइट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये भी रूल बना सकती है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या जो ना वो रूल बना सकती है। लेकिन वो थ्रू 7 में लिखा है कि गवर्नमेंट के पास मुकम्मल अथॉरिटी है कि वो ऑफिशियल गैदर के थ्रू जो ना कोई भी रूल्स बना सकती है, ठीक है। तो किसी भी किस्म का जो ना वो रूल बना, यानी कि इन सिंपली इसमें बस यही है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को जो ना वो किसी भी स्पेसिफिक लैंड को जो ना वो प्रेम्पशन से जो ना वो हटा सकती है, ठीक है, या किसी और लैंड को ऐड कर सकती है, ठीक है। तो यही जो ना बेसिकली जो ना इसी सेक्शन के मुताबिक जो ना उसको अथॉरिटीज़ दी गई हैं। उसके बाद जो ना सेक्शन 37 था, इसको जो ना रिपेल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना हमारा राइट ऑफ प्रेम्पशन था जिसको जो ना हमने डिस्कस किया है। अब इसमें ये है कि क्या कोर्ट फी होती है कि नहीं होती, तो मैं आपको ये शेयर करता जाऊँ कि इसमें जो ना वो कोर्ट फी होती है, ठीक है। लेकिन वो कितनी होती है वो इस वजह से नहीं है क्योंकि जब 1995 में ये राइट ऑफ प्रेम्पशन का सूट फाइल किया जाता था तब कोर्ट फी और थी। अब आज के ज़माने में जो ना कोर्ट फी और है, ठीक है। तो ये जो ना फिर वेरी करती है, सही है। तो अब इसमें जो है ना क्लेम कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, तो आपने जो ना वो तलबे मुआसवत और तलबे इशत को जो ना वो बताना होता है कि ये जो ना हमने सही से यूटिलाइज़ किया। अगर आप वो चीज़ जो बेसिक अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो तब आपका स्ट्रांग जो ना वो केस होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसमें प्राइस के वाले से भी जो ना वो केस ला पड़ा है। 2021 की जजमेंट है, 2021 की जजमेंट है जस्टिस याहिया की और जस्टिस काजी फाइज़ की, कि उसमें ये था कि एक पर्सन ने जो है ना यानी कि प्रेम्पटर ने जो है ना वो जिसने राइट ऑफ प्रेम्पशन क्लेम किया था उसने 313 रुपये जो ना वो कम सबमिट करवाए थे, ठीक है। सिर्फ 313 रुपये कम सबमिट करवाने की वजह से उसका जो ना केस डिसमिस हुआ था, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो है ना वो डिग्री पास हुई थी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली प्रोसीजर है ना, जो मेन जो इसकी क्लॉज है, ठीक है, जो मेन इसका जो राइट ऑफ प्रेम्पशन है वो बेसिकली ये है, ठीक है, कि ये इसको जब आपने जो है ना वो यूटिलाइज़ करना है तो बहुत ध्यान से करना है आपने, ठीक है। जब जितनी ये बेस आपकी स्ट्रांग हुई, तलबे मुआसबत तलबे इशत, ये दोनों चीज़ें जितनी आपकी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी उतना जो है ना वो आप आसानी से इस केस को जो ना जीत सकते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली जो ना आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।